दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्टीपैक इंजन की दो इंपॉर्टेंट एन्कोडिंग टेक्निक जो बेसिकली वर्टीपैक इंजन यूज करता है कंप्रेशन के लिए। इसमें से एक टेक्निक होगी हैश एन्कोडिंग या डिक्शनरी एन्कोडिंग और दूसरी टेक्निक होगी हमारी रन लेंथ एन्कोडिंग। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में वैल्यू एन्कोडिंग को डिटेल में समझाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि वर्टीपैक इंजन किन सिनेरियोज में वैल्यू एन्कोडिंग का यूज करता है। तो आज हम हैश एन्कोडिंग और रन लेंथ एन्कोडिंग किन सिनेरियोज में वर्टीपैक इंजन यूज करता है उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कब जब भी हम डेक्स क्वेरी लिख रहे हैं, हम सीधे भी डेक्स क्वेरी को लिख सकते थे विदाउट एनी इंजन्स वर्टीपैक इंजन के डिस्कशन किए बिना। पर मेरा ये मानना है कि जब भी हम एक डेक्स क्वेरी को लिखते हैं, उससे पहले उसके बेसिक्स को, उसकी निटी-ग्रिटीज़ को, उसके पीछे क्या इंजन काम कर रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये वर्टीपैक कंप्रेशन टेक्निक्स को आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि आपको भी ये पता लगे कि किस तरीके से पीछे क्या-क्या प्रोसेस चलती हैं, जब आप एक टेक्स्ट क्वेरी को लिखते हैं। तो ये सब कुछ समझाना ही मेरा एक मोटिव है, ताकि आप एंड टू एंड सारी प्रोसेसेस को समझ सकें। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, हैश एन्कोडिंग एंड रन लेंथ एन्कोडिंग। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने हैश एन्कोडिंग को समझाने की कोशिश की है। बेसिकली जो हैश एन्कोडिंग होती है, अप्रोच होती है, वो हमारे स्ट्रिंग बेसिकली डेटा टाइप के जो कॉलम्स है या इंटीजर 64 टाइप की वैल्यूज़ हैं या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं, ऐसे कॉलम्स के ऊपर हैश एन्कोडिंग या डिक्शनरी एन्कोडिंग एप्लीकेबल होती है। बेसिकली ये एन्कोडिंग टेक्निक वर्टीपैक इंजन यूज़ करता है बेसिक आपके डेटा को कंप्रेस करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट नेम करके कॉलम लिया है, जिसके अंदर बेसिकली वैल्यूज़ हैं, जैसे मोबाइल, टेलीविज़न, एसी, रेफ्रिजरेटर, इस तरीके की वैल्यूज़ इस प्रोडक्ट नेम कॉलम के अंदर प्रेज़ेंट है। अब दोस्तों होगा क्या, जैसे ही हमारे को कुछ इस तरीके का एक स्ट्रिंग टाइप का कॉलम आया है हमारे पास, तो वर्टीपैक इंजन क्या करता है, सबसे पहले कार्डिनैलिटी देखता है किसी कॉलम की। कार्डिनैलिटी क्या होती है, कितनी यूनिक वैल्यू प्रेज़ेंट है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेम कॉलम में। तो जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो हमारा प्रोडक्ट नेम कॉलम है, इसकी कार्डिनैलिटी बेसिकली 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 ही तरीके की यूनिक वैल्यूज़ हैं, मोबाइल, टेलीविज़न, एसी एंड रेफ्रिजरेटर, और उसके बाद सारी वैल्यूज़ रिपीट होती गई हैं। तो वर्टीपैक इंजन करेगा क्या? वर्टीपैक इंजन रादर देन स्टोरिंग दीज़ स्ट्रिंग वैल्यूज़, इनको एक तरीके से सबसे पहले इनको क्या करेगा, एक डिक्शनरी बनाएगा इन यूनिक वैल्यूज़ के इनकी यूनिक वैल्यूज़ को यूज़ करके। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक डिक्शनरी बनाएगा वर्टीपैक इंजन, जिसमें हमारी जितनी भी यूनिक स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगे, उनको एक साइड लिखेगा और उनके करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यूज़ असाइन करेगा। इंटीजर वैल्यूज़ जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप 0, 1, 2, 3 ऐसी वैल्यूज़ इनको असाइन कर देगा, जो बेसिकली इंटीजर वैल्यूज़ या फिर हम इंडेक्स वैल्यूज़ भी इन्हें कह सकते हैं, जो वो प्रोडक्ट नेम कॉलम पे असाइन कर रहा है बेसिकली, जो बेसिकली यूनिक वैल्यूज़ के साथ असाइन कर रहा है हमारा वर्टीपैक इंजन। अब जैसे ही हम अपनी इंडेक्सेस वैल्यूज़ को डाल देंगे, तो अब ये देखिए कि हमारी पूरी स्ट्रिंग स्टोर करने के बजाय हम केवल इंटीजर्स को ही स्टोर कर रहे हैं। तो वर्टीपैक इंजन करेगा क्या? हैश एन्कोडिंग अप्लाई करने के बाद, डिक्शनरी बनाने के बाद, रादर देन एक्चुअली स्टोरिंग वैल्यूज़, मोबाइल, टेलीविज़न, एसी, रेफ्रिजरेटर, इनको स्टोर करने के बजाय इनके इंडेक्सेस को स्टोर कर देगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए आप जिस टेबल में आप चेक कर सकते हैं, इस कॉलम में केवल इंडेक्सेस स्टोर होंगे रादर देन एक्चुअल वैल्यूज़। तो जो हमारी पूरी स्ट्रिंग को स्टोर करने के बजाय कुछ ही बिट में हमारा डेटा पूरा सेव हो जाएगा। तो ये एडवांटेज होता है हैश एन्कोडिंग का, कि रादर देन स्ट्रिंग वैल्यूज़ हम केवल इंटीजर या इंडेक्सेस को ही स्टोर करते हैं। तो ये तो दोस्तों होता है हैश एन्कोडिंग का टेक्नीक। अब हैश एन्कोडिंग में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे मेन जो हमारे को समझने वाली बात है, वो होती है कार्डिनैलिटी। हमारे को स्ट्रिंग का साइज़ कितने भी बड़ी हो, कोई भी स्ट्रिंग हमारी जो वैल्यूज़ आ रही है, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, पर कितनी यूनिक वैल्यूज़ है। मान लीजिए कोई बेसिकली कोई कॉलम है जिसके अंदर 10,000 डिफरेंट यूनिक स्ट्रिंग वैल्यूज़ प्रेज़ेंट है, तो उस कॉलम की कार्डिनैलिटी ज़्यादा है, यूनिक वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको उस कॉलम को स्टोर कराने के लिए हमारे को ज़्यादा बिट्स देने पड़ेंगे। वहीं अगर हमारे जो कॉलम है उसकी यूनिक वैल्यूज़ कम है, जैसे हमारे केस में केवल 4 ही यूनिक वैल्यूज़ थी, तो ऐसे बेसिकली कॉलम को स्टोर कराने के लिए हमारे को कम इंटीजर वैल्यूज़ को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ या इंडेक्सेस को, कम इंटीजर वैल्यूज़ को यूज़ किया है, तो हम ईज़िली कम बिट में अपने डेटा को स्टोर करा पाएँगे। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि रादर देन स्ट्रिंग का साइज़, स्ट्रिंग बेसिकली कॉलम की यूनिक वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है हैश एन्कोडिंग के अंदर, कि कितने बिट्स को यूज़ करके हमारा डेटा एक्चुअल में स्टोर होने वाला है। तो ये तो होता है दोस्तों हैश एन्कोडिंग। तो अब देखते हैं रन लेंथ एन्कोडिंग को।
तो जैसे आप लोगों को पता है जो हमारा वर्टीपैक इंजन होता है उसका मोटिव है कि बेस्ट तरीके से डेटा को यानी हम कह सकते हैं मैक्सिमम कंप्रेस्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर करना। अब उस पर्पस के लिए हमारा वर्टीपैक इंजन वैल्यू एन्कोडिंग की अप्रोच यूज़ कर रहा था, हैश एन्कोडिंग या डिक्शनरी एन्कोडिंग की अप्रोच यूज़ कर रहा था। इसी तरीके से एक और अप्रोच हमारा वर्टीपैक इंजन यूज़ करता है डेटा को कंप्रेस करने के लिए, वो अप्रोच होती है रन लेंथ एन्कोडिंग। नहीं, रन लेंथ एन्कोडिंग में होता क्या है, जो हमारा वर्टीपैक इंजन है, उसका मोटिव है बेसिकली डेटा मॉडल को साइज़ को रिड्यूस करना। कैसे करना है ये? रिपीटेड यानी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अवॉइड करना। तो बेसिकली जो हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी, उनको अवॉइड करके या उनको रिड्यूस करके हमारा बेसिकली रन लेंथ एन्कोडिंग के अंदर डेटा को कंप्रेस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। फिर ओवरऑल काम कैसे करती है? ये रन लेंथ एन्कोडिंग किस तरीके से काम करती है? कैसे वर्टीपैक इंजन इसे अप्लाई करता है? ये भी देख लेते हैं। जब भी हमारा डेटा इनिशियली इम्पोर्ट होता है या फिर हम डेटा को रिफ्रेश करते हैं, तो वर्टीपैक इंजन क्या करता है, पूरी कोशिश करता है कि डेटा को इस तरीके से स्टोर किया जाए, किसी कॉलम के डेटा को इस तरीके से स्टोर किया जाए कि हम मैक्सिमम कंप्रेशन उस पे अप्लाई कर सकें और मैक्सिमम हमारा स्टोरेज जो है वो सेव हो सके। ये पर्पस होता है हमारे वर्टीपैक इंजन का। तो जैसे अभी आप हम यहाँ देख पा रहे हैं, हमारे पास एक क्वार्टर्स कॉलम। तो हमारे वर्टीपैक इंजन ने इसको इस तरीके से स्टोर किया, बेसिकली सबसे पहले इसको इस तरीके से सॉर्ट किया ताकि जो क्वार्टर 1 की वैल्यूज़ थी वो सारी एक साथ आ जाए, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्वार्टर 2 की सारी वैल्यूज़ एक साथ आ जाए, क्वार्टर 3 की सारी वैल्यूज़ एक साथ आ जाए और क्वार्टर 4 की सारी वैल्यूज़ लास्ट में एक तरीके से दिख जाए। तो ये तो फर्स्ट एक इसका टास्क हो गया, इस डेटा को इस तरीके से बेस्ट तरीके से सॉर्ट करना। अब जब डेटा हमारा जो रिपीटिंग वैल्यूज़ थी कंसेक्युटिव रोज़ में आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं सारी रिपीटेड वैल्यूज़ एडजेसेंटली आ चुकी हैं हमारे पास। अब क्या करता है वर्टीपैक इंजन, जब हमारी वैल्यूज़ डुप्लीकेट वैल्यूज़ कंसेक्युटिव रोज़ में आ जाती हैं, तब उनको स्टोर करता है। सबसे पहले ऐसी वैल्यूज़ को यूनिक वैल्यूज़ आइडेंटिफ़ाई करता है कि कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं और उन यूनिक वैल्यूज़ को बेसिकली स्टोर कर देता है टेबल के एक कॉलम में। अब जब सारी यूनिक वैल्यूज़ निकाल ली, अब वो कितनी बार डुप्लीकेट हो रही हैं किसी कॉलम में। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं हमारी क्वार्टर 1 की वैल्यू 100 टाइम्स डुप्लीकेट हो रही है, क्वार्टर 2 की 78 टाइम्स, क्वार्टर 3 की 54 टाइम्स, क्वार्टर 4 की 67 टाइम्स। तो कितनी बार ये वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो रही है या रिपीट हो रही है कंसेक्युटिवली, फिर उन काउंट को लिख देता है। तो बेसिकली हमारी सारी यूनिक वैल्यूज़ एक साइड आ जाएँगी और उनके काउंट एक साथ आ जाएँगे और इस तरीके से हमारी इस टैबुलर फॉर्म में इस तरीके से जो हमारा फाइनल डेटा होता है आफ्टर अप्लाइंग रन लेंथ एन्कोडिंग हमारा वर्टीपैक इंजन स्टोर कर लेता है। तो इससे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमारा स्पेस सेव होता है और हमारी बेसिकली स्टोरेज सेव होता है और हमारा रिज़ल्ट भी प्रोसेस होना फास्ट हो जाता है। बेसिकली जो डेक्स क्वेरी होती है उसका रिज़ल्ट प्रोसेसिंग भी फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये होती है रन लेंथ एन्कोडिंग। अब दोस्तों हमने ये वैल्यू एन्कोडिंग, हैश एन्कोडिंग, रन लेंथ एन्कोडिंग इनको आइसोलेशन में समझा। पर होता क्या है, जो जब डेटा स्टोरेज की बात आती है, तो वर्टीपैक इंजन इनको आइसोलेशन में नहीं देखता है, इन एन्कोडिंग टेक्निक्स को। वो क्या करता है, एक कॉलम के ऊपर अगर उसे लग रहा है कि हम 2 एन्कोडिंग टेक्निक भी लगा सकता है, जैसे किसी कॉलम पे वो वैल्यू एन्कोडिंग या रन लेंथ एन्कोडिंग लगा सकता है, या किसी कॉलम पे वो डिक्शनरी एन्कोडिंग और रन लेंथ एन्कोडिंग अप्लाई कर सकता है, तो मोर देन 1 एन्कोडिंग टेक्निक्स भी वो अप्लाई करता है कॉलम्स पे, ताकि डेटा को बेस्ट तरीके से कंप्रेस कर सके। तो दोस्तों आप देखते हैं हम किस तरीके से हमारा वर्टीपैक इंजन एक से ज़्यादा एन्कोडिंग टेक्निक्स लगा के हमारे कॉलम्स के डेटा को स्टोर करता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे, जो बेसिकली वर्टीपैक इंजन कंसीडर करता है बिफोर अप्लाइंग एनी ऑफ द एन्कोडिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहला फैक्टर होता है दोस्तों कार्डिनैलिटी ऑफ अ कॉलम, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं किसी कॉलम के अंदर। ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं हमारी कॉलम में, ये सबसे पहले हमारा वर्टीपैक इंजन देखता है। उसके बाद कितनी वैल्यू डुप्लीकेट हो रही हैं, जैसे अभी हमने बात की थी रिडंडेंट के बारे में, रिडंडेंट डेटा के बारे में रन लेंथ एन्कोडिंग में, तो ये भी एक फैक्टर होता है जो वर्टीपैक इंजन कंसीडर करता है। फिर होता है रोज़ काउंट, कितनी रोज़ हैं और लास्ट में क्या डेटा टाइप है। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिनको बेसलाइन बना के हमारा वर्टीपैक इंजन एन्कोडिंग टेक्निक्स को अप्लाई करता है डेटा कंप्रेशन के। तो फ्रेंड्स एक सिनेरियो समझते हैं जिसके अंदर हमारा वर्टीपैक इंजन एक से ज़्यादा एन्कोडिंग टेक्निक यूज़ कर रहा है बिफोर स्टोरिंग द डेटा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने एक कंट्री नेम करके एक कॉलम लिया है जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कुछ वैल्यूज़ थी जो बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में
हमारी प्रेज़ेंट थी। एक ऐसा कॉलम था जिसमें सॉर्टेड ऑर्डर में हमारी वैल्यूज़ प्रेज़ेंट थी। तो अब इस सिनेरियो में वर्टीपैक इंजन करेगा क्या? वर्टीपैक इंजन इस कॉलम के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्शनरी एन्कोडिंग या हैश एन्कोडिंग, ये डीई का मतलब है डिक्शनरी एन्कोडिंग या हैश एन्कोडिंग अप्लाई करेगा और एक डिक्शनरी बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूनिक वैल्यूज़, सबसे पहले हमारे कॉलम की यूनिक वैल्यूज़ निकालेगा। यूनिक वैल्यूज़ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 4 यूनिक वैल्यूज़ है और इनको इंडेक्स दे देगा। तो यही हमारा डिक्शनरी एन्कोडिंग में था जैसे हमने बात की थी। तो डिक्शनरी एन्कोडिंग में इसने इंडेक्सेस प्रोवाइड करा दिए हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को। तो जो भी कंट्री नेम के थे उनके अगेंस्ट हमारी इंडेक्स वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो एक तरीके से डिक्शनरी मेंटेन हो गई। और अब रादर देन स्टोरिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वर्टीपैक इंजन क्या करेगा हमारी इनके इंडेक्सेस को जाके यानी इन इंटीजर वैल्यूज़ को 0, 1, 2, 3 इंटीजर वैल्यूज़ को जाके स्टोर कर देगा अगेंस्ट दैट रोल नंबर। तो ये तो हो गया हमारा डिक्शनरी एन्कोडिंग। और अब वर्टीपैक इंजन को लग रहा है कि ये जो वैल्यूज़ उसने इंटीजर वैल्यू स्टोर करी है, ये भी कंसेक्युटिवली दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जैसे हमने रन लेंथ एन्कोडिंग में बात की थी, कंसेक्युटिवली या एडजेसेंटली ये वैल्यूज़ स्टोर हो रही हैं। तो अब इसमें एक और कंप्रेशन लगा के और ज़्यादा स्टोरेज को सेव किया जा सकता है। तो अब क्या करेगा वर्टीपैक इंजन, ये जो एन्कोडेड डिक्शनरी एन्कोडेड डेटा है, इसके ऊपर फिर रन लेंथ एन्कोडिंग अप्लाई करेगा ताकि और भी ज़्यादा स्पेस सेव हो सके। तो अब वो क्या करेगा, इसमें से यूनिक वैल्यूज़ निकालेगा जो 0, 1, 2, 3 है हमारी यूनिक वैल्यूज़ और उनके क्या काउंट आ रहे हैं, उन काउंट को जाके फाइनली स्टोर कर देगा। तो आफ्टर रन लेंथ एन्कोडिंग जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ एंड देयर काउंट, जो भी कितनी बार वो वैल्यूज़ डुप्लीकेट हुई हैं, कितनी बार वो वैल्यू कंसेक्युटिवली रिपीट हुई हैं, काउंट को जाके स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे क्या करेगा हमारा वर्टीपैक इंजन, जो सारी इंटीजर वैल्यूज़ हैं उनको पहले लिख देगा और उनके अगेंस्ट जो भी काउंट है, यानी कितनी बार वो कंसेक्युटिवली रिपीट हुई हैं, उन काउंट को लेके यहाँ पे लिख देगा। तो इस सिनेरियो में फ्रेंड्स जो हमारा वर्टीपैक इंजन था, इसने एंड टू एंड डेटा को स्टोर कराने के लिए हमारे कंट्री नेम कॉलम को स्टोर कराने के लिए 2 एन्कोडिंग टेक्निक्स का यूज़ किया ताकि हम कंप्रेशन अचीव कर सके उस डेटा कॉलम उस डेटा कॉलम के ऊपर। तो ये तो था एक मिक्स्ड अप्रोच, मिक्स्ड एन्कोडिंग अप्रोच जिसमें एक से ज़्यादा एन्कोडिंग अप्रोचेस। फ्रेंड्स हम लोग डैक्स में कई बार कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट है, ये रो कॉन्टेक्स्ट है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। और अगर हम इनका बेस देखें, ये कैसे शुरू होता है, इसके कॉन्सेप्ट का अगर हम बेस देखने की कोशिश करें, तो फ्रेंड्स वो शुरू होता है एक्सपेंडेड टेबल्स से। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्सपेंडेड टेबल जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक एक्चुअल में फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो प्रोपेगेट करता है, किस तरह से वो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट मूव करता है, कैसे ये सारी फ़ंक्शनैलिटी काम करती है, ये सब कुछ समझने वाले हैं हम आज की वीडियो में। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में डेक्स इंजन्स के बारे में बताया। मैंने बताया फ़ॉर्मूला इंजन क्या होता है, स्टोरेज इंजन क्या होता है, एक वर्टीपैक स्टोरेज इंजन कैसे काम करता है, कैसे एन्कोडिंग टेक्निक्स लगा के वो डेटा को कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस करे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेंडेड टेबल्स कॉन्सेप्ट। एक्सपेंडेड टेबल जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम डेक्स क्वेरी को लिख रहे हैं। क्योंकि डेक्स क्वेरीज में किस तरीके से फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट मूव करेगा फ्रॉम आवर लुकअप टेबल्स टू आवर फैक्ट टेबल्स या डेटा टेबल्स, ये इसका बेस हमारा जो होगा वो एक्सपेंडेड टेबल से ही आता है। अगर हम अपने अभी जो आपको स्क्रीन दिख रही है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे कुछ लुकअप या डायमेंशन टेबल्स ली हैं और एक फैक्ट टेबल बनाई है। एक सिंपल सा आपको एक सिंपल तरीके से स्टार स्कीमा मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। तो इसके अंदर हमारी एक कस्टमर लुकअप टेबल है, एक डेट लुकअप टेबल है और एक प्रोडक्ट लुकअप टेबल है या फिर हम इनको डायमेंशन टेबल्स भी कह सकते हैं और एक सेल्स डेटा या सेल्स एक फैक्ट टेबल है। अब ये जो डायमेंशन टेबल्स हैं, ये हमारी फैक्ट टेबल के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ अटैच्ड हैं। अब हम जब रिलेशनशिप की बात करते हैं कि कस्टमर लुकअप और हमारी सेल्स डेटा वन टू मैनी रिलेशनशिप से एक दूसरे के साथ अटैच है, तो यहाँ पे दोस्तों एक समझने वाली बात होती है, यहीं से एक एक्सपेंडेड टेबल का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब जब मान लीजिए मेरी ये कस्टमर लुकअप टेबल है और एक ये मेरी सेल्स डेटा टेबल है। अब होगा क्या, जब भी कस्टमर लुकअप हमारी सेल्स डेटा के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ अटैच होगी, तो जो सेल्स डेटा हमारी जो टेबल है
जो हमारी एक फैक्ट टेबल भी है और जो हमारे मेनी साइड पे है, इस टेबल के अंदर इस टेबल का एक एक्सपेंडेड वर्ज़न भी होगा, जो अभी आपको विज़िबल नहीं है क्योंकि ये सारी प्रोसेस बैकएंड पे है, बट सेल्स डेटा टेबल का एक एक्सपेंडेड वर्ज़न होगा। अब उस एक्सपेंडेड वर्ज़न में अगर हम केवल अभी कस्टमर लुकअप टेबल को ही देखें, तो सेल्स डेटा के एक्सपेंडेड वर्ज़न में हमारे कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा भी होंगे। जैसे कुछ कॉलम आपको यहाँ दिख रहे हैं कस्टमर आईडी, डेट की, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट। इन कॉलम्स के अलावा भी कुछ कॉलम्स होंगे। अगर हम कस्टमर लुकअप की बात करें, तो कस्टमर लुकअप में से हमारे कस्टमर आईडी ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, तो बर्थ डेट, कस्टमर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस ये कॉलम भी आपको भले ही विज़िबल नहीं है, पर सेल्स डेटा के एक्सपेंडेड वर्ज़न में ये कॉलम भी प्रेज़ेंट है। वही बात करते हैं अगर हम प्रोडक्ट लुकअप टेबल की, तो प्रोडक्ट लुकअप के भी क्योंकि प्रोडक्ट लुकअप और सेल्स डेटा टेबल ये भी वन टू मेनी रिलेशनशिप जैसे आप यहाँ बात देख रहे हैं, या वन है या मैनी है, ये दोनों भी वन टू मेनी रिलेशनशिप के साथ अटैच्ड है। तो जो प्रोडक्ट लुकअप के कॉलम्स है लाइक फाइनल फाइनल प्राइस, लाइक प्रोडक्ट नेम, ये सारे कॉलम्स भी सेल्स डेटा जो हमारी फैक्ट टेबल है, ये सेल्स डेटा टेबल है, इसके एक्सपेंडेड वर्जन में प्रेजेंट होंगे। और सेम कॉन्सेप्ट हमारा डेट लुकअप टेबल और सेल्स डेटा के साथ भी होगा क्योंकि ये दोनों भी वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ अटैच्ड हैं। तो सेल्स डेटा के एक्सपेंडेड वर्जन में हमारे कस्टमर लुकअप, डेट लुकअप और प्रोडक्ट लुकअप के दो कॉलम्स बेसिकली प्राइमरी की, फॉरेन की कॉलम्स के अलावा भी जो इसमें कॉलम्स है, वो भी उसके एक्सपेंडेड वर्ज़न में प्रेज़ेंट होंगे, जो अभी हमें विज़िबल नहीं है, पर हम आगे जब फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, तब हम उन कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं और फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट बेसिकली प्रोपेगेट करता है। अब दोस्तों हम एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे, कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा बेसिकली स्टार है, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। तो ये जो एरो है यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली ये बताता है कि फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से फ्लो हो रहा है। फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट हमेशा जो वो करता है फ्रॉम वन साइड टू मैनी साइड करता है। या इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, हमारी लुकअप टेबल या डायमेंशन टेबल से फैक्ट टेबल की तरफ जाता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट की बात होगी, वो वन टू मैनी या फ्रॉम डायमेंशन टू फैक्ट टेबल की तरफ जाएगा, इसके रिवर्स नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो कस्टमर लुकअप टेबल होगी, उसके कोई एक्सपेंडेड वर्ज़न अभी हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर लुकअप हमारी वन साइड पे प्रेज़ेंट है, तो ये जो टेबल होगी, इसके अंदर कोई भी जो हमारा जैसे सेल्स क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट टेबल है, सो सेल्स क्वांटिटी एंड सेल्स अमाउंट कॉलम है, ये इसके एक्सपेंडेड वर्ज़न में प्रेज़ेंट नहीं होगा। कस्टमर लुकअप के एक्सपेंडेड वर्ज़न में प्रेज़ेंट नहीं होगा। हमेशा जो भी टेबल मेनी साइड पे रहती है, उसी का ही एक्सपेंडेड वर्ज़न बनता है। यहाँ पे हमारी सेल्स फैक्ट टेबल है। सेल्स फैक्ट टेबल का हमारा या सेल्स डेटा टेबल का हमारा एक्सपेंडेड वर्ज़न बनेगा। उस एक्सपेंडेड वर्ज़न में हमारे रेस्ट ऑफ द कॉलम्स जो प्राइमरी की, फॉरेन की रिलेशनशिप के अलावा जितने भी कॉलम्स हैं, वो उस एक्सपेंडेड वर्ज़न जो हमारा बनेगा इस टेबल का, उसके पार्ट होंगे। अब मैं आपको एक डेमो दूँगा छोटा-सा, उसके थ्रू भी समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट जो होता है, वो प्रोपोगेट करता है फ्रॉम आवर बेसिकली फ्रॉम वन साइड टू मैनी साइड या फ्रॉम आवर लुकअप टेबल्स टू डेटा टेबल्स और फैक्ट टेबल्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको डेमो स्टार्ट करने से पहले एक आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, टेबल्स के डेटा के से गो थ्रू करवा देता हूँ और कॉलम्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले कस्टमर लुकअप टेबल है हमारी, जो एक डायमेंशन कस्टमर डायमेंशन भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमारा कस्टमर आईडी कॉलम है, जो हमारा की कॉलम है। उसके अलावा कस्टमर नेम है, बर्थ डेट है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है। इस तरीके से कुछ कॉलम हमने यहाँ लिए हैं। कस्टमर लुकअप टेबल में एक डेट लुकअप टेबल है, जिसमें डेट की है हमारा डे, मंथ और ईयर करके कुछ कॉलम्स हैं। एक प्रोडक्ट लुकअप टेबल है जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, जो की कॉलम है, प्रोडक्ट नेम एंड फाइनल प्राइस करके कुछ कॉलम हैं इसके। और फाइनली हमारे पास एक सेल्स डेटा या फिर एक सेल्स फैक्ट टेबल है जिसके अंदर कस्टमर आईडी, डेट की, प्रोडक्ट आईडी जैसे कुछ की कॉलम्स हैं। और उसके अलावा हमारे कुछ सेल्स क्वांटिटी एंड सेल्स अमाउंट जैसे कॉलम भी इस टेबल में प्रेज़ेंट हैं। तो ये तो रहा टेबल्स का ओवरव्यू। अब हम सीधे चलते हैं और एक बेसिक सा एक मैं आप लोगों को एक मेज़र बना के दिखाऊँगा और उस मेज़र के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से एक्सपेंडेड टेबल का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अभी के लिए मेज़र जो है अपनी फैक्ट टेबल के अंदर ही बना रहा हूँ। अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को मैं बताऊँगा कि किस तरीके से हम एक सेपरेट टेबल मेजर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं।
क्या पर्पस होता है, ये सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। इवन मेजर्स को भी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी के लिए जस्ट एक एक्सपेंडेड टेबल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये जो हमारा जो ये आज वाला जो मेजर है कॉन्सेप्ट बेसिकली समझाने के लिए मैं ये इसे सेल्स डेटा फैक्ट टेबल के अंदर ही बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ जाऊँगा, इसमें राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू मेजर को सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक बेसिक सा एक कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करूँगा। कैलकुलेट फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैं सब समझाने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ में। अभी जस्ट आपको एक्सपेंडेड टेबल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करूँगा, इसमें एक्सप्रेशन दे दूँगा। मुझे क्या करना है, सम सेल्स जो हमारी सेल्स डेटा टेबल है, इसमें जो सेल्स अमाउंट है, इसका मैं समेशन करूँगा, तो क्लोज़ कर देंगे हम यहाँ पे। इसके अलावा मैं फ़िल्टर, क्योंकि हमें एक ये दिखाना है कि किस तरीके से फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट जो है वो फ्लो कर रहा है। फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट दोस्तों हमारा फ्लो करता है फ्रॉम लुकअप टेबल टू आवर फैक्ट टेबल या हमारी डेटा टेबल। तो वही कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर फंक्शन ले लूँगा। फ़िल्टर फंक्शन के लिए सबसे पहले मुझे टेबल लेनी पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं एक कस्टमर लुकअप टेबल को ही रेफ़रेंस मैं यहाँ लूँगा। तो मैं यहाँ बेसिकली कस्टमर लुकअप टेबल ले लूँगा और यहाँ पे एक फ़िल्टर कंडीशन को पुट करूँगा। वो फ़िल्टर कंडीशन क्या होगी, ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो भी फीमेल्स हैं उन्होंने कितना परचेज़ किया है, इसको मैं देखने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कस्टमर लुकअप जेंडर के आगे यहाँ पे जाके अपनी फ़िल्टर कंडीशन लिख दूँगा और इसको क्लोज़ कर दूँगा। यहाँ पे मेरी फ़िल्टर कंडीशन होगी फीमेल, ओके। और इस मेजर का मैं कुछ नाम दे दूँगा, जैसे फीमेल टोटल या फिर फीमेल कस्टमर्स परचेज, ऐसे करके मैं इस मेजर का नाम दे दूंगा और इसको हम ओके कर देंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये और इसे बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये फीमेल कस्टमर परचेज करके एक मेजर मेरा बन के आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, एक हम टेबल ले लेंगे, एक विजुअल लेंगे जो हमारा, या फिर हम बेसिकली मैट्रिक्स ले लेंगे, जिसके थ्रू हम अपने इस डेटा को अब इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेट कर रहा है फ्रॉम लुकअप टेबल टू आवर बेसिकली फैक्ट टेबल एंड किस तरीके से एक्सपेंडेड टेबल का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस बेसिकली जो हमने मेजर बनाया है, इसको मैं ड्रैग कर लूँगा वैल्यूज़ के अंदर और बेसिकली मैं देख सकता हूँ कस्टमर लुकअप से मैं कस्टमर नेम को ले लूँगा अभी के लिए और एक जो सेल्स अमाउंट कॉलम था जिसके ऊपर हमने समेशन करके फ़िल्टर लगाए थे, एक बार मैं उसको भी ले लेता हूँ। श्योर। तो अब यहाँ पे एक एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैंने एक इस तरीके की मैट्रिक्स आपके यहाँ बनाई है, जिसके अंदर मैंने एक तो टोटल सेल्स अमाउंट जो मेल और फीमेल दोनों, जो दोनों लोगों का परचेज़ को दिखाता है, एक वो कॉलम ले लिया और एक कॉलम लिया है जिसमें केवल फीमेल जो हमारे कस्टमर थे उन्होंने कितना परचेज़ किया, उसको दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने सिंपल एक कस्टमर नेम कॉलम ले लिया है। तो जैसे देख पा रहे हैं आप, मेरे जो हमारा फ़िल्टर था, जो हमने बेसिकली मेजर लिखा और उसमें जो फ़िल्टर लगाया था, वो फ़िल्टर मैंने कस्टमर लुकअप टेबल पे लगाया था। यहाँ समझने वाली बात है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जो मैंने अपना फ़िल्टर लगाया था, वो बेसिकली मैंने लगाया था अपना कस्टमर लुकअप टेबल पे। पर वो फ़िल्टर बेसिकली प्रोपेगेट हुआ, यहाँ से आप देखिए, वो फ़िल्टर बेसिकली प्रोपेगेट हुआ फ्रॉम कस्टमर लुकअप टू आवर सेल्स डेटा। ये वन टू मेनी साइड प्रोपेगेट हुआ। कहने का मतलब है दोस्तों, जो ये हमारा फ़िल्टर था फ्रॉम वन साइड, ये बेसिकली फ्रॉम वन साइड, ये प्रोपेगेट होके गया फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट आवर मैनी साइड, क्योंकि ये सेल्स डेटा हमारी फैक्ट टेबल थी, मैनी साइड पे प्रेजेंट थी। तो ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेशन हुई टू बी प्रिसाइज फ्रॉम आवर लुकअप टेबल टू आवर सेल्स डेटा फैक्ट टेबल। तो ये दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है किस तरीके से फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट फ्लो करता है। अब जो हमारा बेसिकली यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो हमने बेसिकली फीमेल कस्टमर परचेज कॉलम बनाया है, यहाँ पे जो हमारा बेसिकली इस फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट की वजह से ये जो डेटा था, सेल्स डेटा था, ये भी फ़िल्टर हो गया। कैसे? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एंड्रयू
या फिर जो डोनर जो भी मेल कस्टमर्स थे उनके आगे यहाँ पे परचेज नहीं दिखती है, वो एम्प्टी दिख रहा है। यहाँ देखिए आप एम्प्टी है, वो एम्प्टी दिख रहे हैं सारी वैल्यूज, और केवल फीमेल कस्टमर्स के आगे ही परचेज दिख रही है। उसका रीजन फ्रेंड्स यही है कि जो फिल्टर हुआ है हमारा, वो ड्यू टू एक्सपेंडेड टेबल, ड्यू टू क्योंकि हमारी जो सेल्स डेटा टेबल थी वो उसका एक एक्सपेंडेड वर्जन भी था। वो एक्सपेंडेड वर्जन में हमारा एक कस्टमर जेंडर कॉलम भी था। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सेल्स डेटा टेबल होगी इसके एक्सपेंडेड वर्जन में जेंडर कॉलम भी होगा। उस जेंडर कॉलम को हमने फिल्टर कर दिया और केवल फीमेल कस्टमर्स का ही डेटा उठाया। इस वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे फीमेल जो हमारे कस्टमर थे उन्हीं का डेटा दिख रहा है, हमारे मेल कस्टमर्स का डेटा नहीं दिख रहा है इस पर्टिकुलर कॉलम में, फीमेल कस्टमर परचेज कॉलम में। तो फ्रेंड ये होता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, और किस तरीके से एक्सपेंडेड जो हमारी टेबल्स होती है उनका कॉन्सेप्ट इसी तरीके से काम करता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स के बारे में। हम जानेंगे कैलकुलेटेड कॉलम्स होते क्या हैं, मेजर्स क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट्स की, कि रो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, और किस तरीके से रो कॉन्टेक्स्ट से फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में ट्रांजिशन होता है, कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं, ये किस तरीके से अकर होता है, ये सब कुछ समझने वाले हैं और सब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो दोस्तों अब समझते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होते हैं, मेजर्स क्या होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैलकुलेटेड कॉलम्स की। तो जो कैलकुलेटेड कॉलम्स होते हैं, वो भी दूसरे नॉर्मल कॉलम्स की तरह ही होते हैं, बस इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, बेसिकली वो डेक्स एक्सप्रेशन जो हमारे डेक्स की क्वेरी लगती है, डेक्स एक्सप्रेशन के इवैल्यूएट होने के बाद ही इनकी वैल्यू बेसिकली डिराइव होती है, ये जो हमारे कैलकुलेटेड कॉलम्स है। अब ये जो कैलकुलेटेड कॉलम्स रहेंगे, ये बेसिकली हमारे मेमोरी में स्टोर होते हैं। जैसे हमारे डेटा मॉडल है, डेटा मॉडल के अंदर टेबल्स होंगी, डेटा टेबल्स, उन टेबल्स के कॉलम जैसे बाकी कॉलम्स हमारे स्टोर हो रहे हैं, हमारे रैम के अंदर, इसी तरीके से ये कैलकुलेटेड कॉलम्स भी मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। इसका मतलब ये होगा दोस्तों, ये हमारा फिजिकल स्पेस लेने वाले हैं। कैलकुलेटेड कॉलम्स हमारा फिजिकल स्पेस लेने वाले हैं। ये जिसकी वजह से हमारा जो डेटा मॉडल होगा उसका साइज भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम कैलकुलेटेड कॉलम्स को ऐड करते जाएंगे, हमारा डेटा मॉडल का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये एक इसका हम कह सकते हैं एक ड्रॉबैक भी है कि ये फिजिकली हमारे स्पेस लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंटर तो यही है, स्टोर्ड इन मेमोरी। अब बात करते हैं अगर मेजर्स की, तो दोस्तों जो मेजर्स होते हैं बेसिकली हमारे मेजर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर डिफाइनिंग कैलकुलेशन। जैसे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे कैलकुलेटेड कॉलम्स के थ्रू, मेजर्स में भी हम कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। बट जो डिफरेंस आता है वो अब समझने वाला है कि दे विल नॉट कंज्यूम एनी मेमोरी अनलेस यूज्ड इन विजुअल। जब तक ये विजुअल में यूज नहीं होगा, यानी अगर हमारी रिपोर्ट बनाई है, हमारे रिपोर्ट में हम कोई मैट्रिक्स या टेबल यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम पुल करके नहीं लेके आएंगे मेजर को, तब तक मेजर हमारा कोई स्पेस नहीं लेने वाला। ये सीपीयू तभी बेसिकली कंज्यूम करेगा कैलकुलेशन के लिए जब ये किसी मैट्रिक्स या टेबल का बेसिकली पार्ट बनेगा, यानी हम उसको पुल करके लेके आएंगे किसी मैट्रिक्स या किसी विजुअल में, मैं कह सकता हूँ किसी पावर बीआई के किसी विजुअल में हम जब इसको पुल करके लेके आएंगे, तभी ये सीपीयू कंज्यूम करने वाला है, अदरवाइज ये नहीं करेगा। ये सिंपल एक हमारा कोड की तरह, जैसे हमारा सिंपल एक कोड हम लिखते हैं, सोर्स कोड की तरह ही स्टोर हो रहता है, कोई मेमोरी कंज़्यूम नहीं करता है। तो बेसिकली एक एडवांटेज होती है मेजर की ओवर कैलकुलेटेड कॉलम्स। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, ये कहता है कि कैलकुलेटेड कॉलम्स आर इवैल्यूएटेड एट द टाइम ऑफ डेफिनिशन एंड एट द टाइम ऑफ डेटा सेट प्रिपेयर। तो दोस्तों जब भी हमने डेक्स एक्सप्रेशन लिख के अपने कैलकुलेटेड कॉलम की वैल्यू डिराइव की है, एक तो तब ये बेसिकली इवैल्यूएट होगा, और दूसरा कब होगा, जब हमारा डेटा सेट ही रिफ्रेश कर जाएगा। जब डेटा सेट रिफ्रेश होगा, तब तो कैलकुलेटेड कॉलम्स की वैल्यू बेसिकली दोबारा से डेक्स एक्सप्रेशन लगेगी, दोबारा से ही जो वैल्यू है इवैल्यूएट होके आएँगी। तो 2 टाइम ही बेसिकली कैलकुलेटेड कॉलम इवैल्यूएट होते हैं। एक तो डेफिनिशन के टाइम जब हम बना रहे हैं उनको, और दूसरा जब हमारा डेटा सेट ही रिफ्रेश हो जाए। अब अगर बात करते हैं हम थर्ड और फोर्थ फीचर की, तो बेसिकली थर्ड फीचर ये बोलता है कि मान लीजिए कोई एक्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है हमारी टेबल में, उनके अलावा भी हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए, तो हम अपना बेसिकली कैलकुलेटेड कॉलम उसके लिए बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब ये पॉइंटर निकल के आता है
कि अगर मेजर्स हमारे इतने यूज़फुल हैं कि बेसिकली वो मेमोरी में बेसिकली स्टोर नहीं हो रहे हैं, कोड की तरह स्टोर्ड हैं, कोई स्पेस नहीं ले रहे, जब हम उनको पुल करके लेके आ रहे हैं, तभी वो सीपीयू कंज़्यूम कर रहे हैं, तो हर टाइम हम मेजर्स ही क्यों नहीं बना लेते? क्यों हम कैलकुलेटेड कॉलम्स को यूज़ करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, कुछ सिनेरियोज़ ऐसे होते हैं, बहुत ही लिमिटेड सिनेरियो मैं कहूँगा ऐसे होते हैं, 90% टाइम हम कहेंगे मेजर्स ही यूज़ होगा, लेकिन कुछ 10% टाइम ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं कि हमें कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज़ करना होता है। पहला सिनेरियो आता है जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स दोस्तों हो सकता है कि आपके मेजर आप आपका जो आउटपुट आपको डिराइव करना है, मान लीजिए कोई क्लाइंट रिक्वायरमेंट आई, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बाद आपको परफ़ॉर्म करनी है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम मेजर्स बनाएँगे तो मेजर्स क्योंकि आपको पता है जब हम डायनामिकली इवैल्यूएट होते हैं और जब हम उनको पुल करके लेके आ रहे हैं, तब इवैल्यूएट हो रहे हैं, तो होगा क्या? हमारी जो रिपोर्ट को डिस्प्ले होने में टाइम लग जाएगा। टाइम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले से ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके अपने कॉलम को बना के रख लेंगे, ताकि यूज़र का जो टाइम होगा, वो बच सके। उसके टा उस वो जब रिपोर्ट को देख रहा है, वो रिपोर्ट लोड होती ही ना रह जाए। यूज़र डायरेक्टली अपना बेसिकली थ्रू कैलकुलेटेड कॉलम बहुत ही ईज़िली, बहुत ही फ़ास्टली रिपोर्ट डिस्प्ले हो सकती है। यही कुछ सिनेरियोज़ होते हैं जब हम कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम ऑलरेडी जो भी हमें कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करनी है, वो हमारी मेमोरी में स्टोर होके रहेगी। अब जब मेमोरी में स्टोर होके रहेगी, तो हमारे को जब भी रिपोर्ट डिस्प्ले करानी रहेगी, उसको डिस्प्ले कराने में टाइम नहीं लगेगा। वहीं मेजर को अगर हम डिस्प्ले कराने में जाएँगे, ऐसी कॉम्प्लेक्स वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के साथ और जहाँ डेटा सेट भी बड़ा है, तो हमारा रिपोर्ट को रेंडर होने में टाइम लग जाएगा। तो ऐसे कुछ सिनेरियो होते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स के साथ। वहीं कई बार क्या होता है कि हमें कुछ स्लाइसर्स में कुछ कैलकुलेटेड कॉलम की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, तो क्योंकि मेजर्स कभी भी स्लाइसर्स के साथ यूज़ नहीं होते। तो ऐसे सिनेरियो में भी हम कैलकुलेटेड कॉलम्स को यूज़ करते हैं। तो अब दोस्तों हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि किस तरीके से ट्रांज़िशन बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन काम कर सकता है। सीधे चलते हैं डेमोज़ की ओर। ओके, तो दोस्तों हम डेमो सबसे पहले कैलकुलेटेड कॉलम्स से स्टार्ट करेंगे। हम कैलकुलेटेड कॉलम्स के एक बेसिक सा डेमो करके देखेंगे कि किस तरीके से क्या कॉन्टेक्स्ट होता है कैलकुलेटेड कॉलम्स का और किस तरीके से उस कॉन्टेक्स्ट में ट्रांज़िशन परफ़ॉर्म करते हैं, सब कुछ समझेंगे। तो मैं सीधे चलता हूँ और बेसिकली सबसे पहले आपको अपना डेटा मॉडल दिखा देता हूँ। मेरे डेटा मॉडल के अंदर मैंने सेल्स डेटा टेबल एक या फैक्ट टेबल ली है। इसके अलावा कस्टमर लुकअप टेबल है मेरे पास जो एक डायमेंशन टेबल का काम कर रही है, डेट लुकअप टेबल है और इसके अलावा प्रोडक्ट लुकअप टेबल है। अब अगर सबसे पहले मैं अपनी टेबल में जाता हूँ और मैं सेल्स डेटा टेबल को लेता हूँ, तो इसके अंदर मेरे पास कॉलम होंगे जैसे मैंने पिछले भी कुछ वीडियोज़ में समझाया हुआ है, मेरे कस्टमर आईडी, डेट की, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट इस तरीके के कॉलम्स मेरे सेल्स डेटा टेबल में रहेंगे। अब दोस्तों अगर मेरे को कैलकुलेटेड कॉलम बनाना है तो सबसे पहले मेरे को न्यू कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं यहाँ जैसे ही न्यू कॉलम पे जाऊँगा और तो मैं सबसे पहले यहाँ कुछ कैलकुलेशन मैं चाहता हूँ ये सारा सेल्स अमाउंट जो हमारा कॉलम है इसका सम परफ़ॉर्म हो। तो ये ऑपरेशन मैं परफ़ॉर्म करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सम जो होगा सिंपल मैं यहाँ लिख दूँगा सम अपना फ़ंक्शन और जैसे यहाँ पे ये मेरे को दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन में कि मेरे को एक कॉलम नेम देना है। मैं सेल्स डेटा टेबल का अपना सेल्स अमाउंट कॉलम यहाँ पे डाल दूँगा और यहाँ लिख दूँगा मैं सिंपल सम ऑफ ये नॉर्मल हमारा सम ऑफ कॉलम है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास एक वैल्यू मल्टीपल टाइम्स रिपीट होके आ रही है। बेसिकली ये जो सेल्स अमाउंट हमारा कॉलम था, ये जो कॉलम था, इस कॉलम के जो सम टोटल है वैल्यूज़ यानी ये देखिए 3,60,000 3,60,000 9,00,000 2,70,000 ये सारी वैल्यूज़ का सम जो करके आएगा लास्ट तक, वो वैल्यू जो होगी, वो यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले की गई है। अब जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये सेम वैल्यू आई है। अब मैं बताता हूँ ये दोस्तों ये सेम वैल्यू क्यों आती है? देखिए जो हमारा कैलकुलेटेड कॉलम होता है उसका जो डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट होता है बेसिकली इवैल्यूएशन करने का तरीका होता है, वो रो बाय रो होता है। तो क्या होगा कि ये क्या करेगा बेसिकली हर रो को इटरेट करता जाएगा जैसे 3,60,000 फिर नेक्स्ट रो में आएगा तो उसका सम कर लेगा 3,60,000 और 3,60,000 का। फिर नेक्स्ट रो में आएगा तो 9,00,000 को जो प्रीवियस सम था उसमें ऐड कर देगा। इस तरीके से सारा को सम करता चला जाएगा लास्ट तक और जो लास्ट में फाइनल वैल्यू जो हमारी आएगी लास्ट में सबसे जो हमारी फाइनल वैल्यू है, उसको सम करके जो वैल्यू आएगी, वो ये यहाँ पे दिखा रहा है। यानी आपको ये जो वैल्यू है, ये लास्ट तक जो भी टोटल वैल्यूज़ हैं, इनका सम करके जो वैल्यू है, यहाँ पे आपको दिखा रही है।
तो ये तो नॉर्मली हो गया हमारा रो कॉन्टेक्स्ट, किस तरीके से जो हमारे कैलकुलेटेड कॉलम्स होते हैं वो डिफ़ॉल्ट रो कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं। अब दोस्तों एक फंडा आता है कैलकुलेट फंक्शन का। अब ये जो कैलकुलेट फंक्शन होता है दोस्तों, ये बेसिकली रो कॉन्टेक्स्ट से फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कॉलम यूज़ किया, कैलकुलेट कॉलम के केवल रो कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैंने बताया आपको केवल वो रो कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, तो इसीलिए सेम वैल्यू यहाँ पे आ गई। पर अगर हमारे को ये वैल्यूज़ डिफरेंट चाहिए, बेसिकली हमें फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट भी इसमें ऐड करना है। रो से फ़िल्टर कॉन ट्रांसफ़ॉर्म करना है, कहने का मतलब है, तो हमारे को कैलकुलेट फ़ंक्शन का यूज़ करना होगा। तो मैं अब आपको कैलकुलेट फ़ंक्शन का यूज़ करके किस तरीके से इस कॉलम की वैल्यू में चेंज आने वाला है, वो दिखाता हूँ। तो मैं फिर से क्या करूँगा, एक न्यू कॉलम ले लूँगा और इस न्यू कॉलम को मैं नाम दूँगा सम ऑफ, बेसिकली सम ऑफ सेल्स अमाउंट देता हूँ मैं। पहले मैंने सम ऑफ कॉलम दे दिया था, उसकी जगह भी मेरे को सम ऑफ सेल्स अमाउंट देना चाहिए था। सम ऑफ सेल्स अमाउंट, पर हियर मैं क्या करने वाला हूँ, कैलकुलेट का यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। इस तरीके से मैं कैलकुलेट दे दूँगा। यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करूँगा। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन माँग रहा है, तो एक्सप्रेशन के लिए मुझे यहाँ पे क्या देना होगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम जो था, जो हमारा प्रीवियस हमने यहाँ पे लिया है, उसको बेसिकली हम यहीं पे यहाँ पे दोबारा यूज़ करेंगे बेसिकली सम फंक्शन को, और मैं सेल्स डेटा टेबल पे जाऊँगा अपनी और सेल्स अमाउंट को यहाँ पे बंद कर दूँ। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही मैंने कैलकुलेट फंक्शन का जैसे मैंने यूज़ किया, कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करने के साथ ही मेरा बेसिकली जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो रो कॉन्टेक्स्ट था, वो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली ट्रांसफ़र हो गया या ट्रांसफ़ॉर्मेशन परफ़ॉर्म हो गई। तो जैसे यहाँ पे हमारे रो कॉन्टेक्स्ट की वज़ह से कोई फ़िल्टर नहीं हो रही थी, वैल्यूज़ पूरा एग्रीगेटेड टोटल हमारा यहाँ रो बाय रो दिख रहा था। अब वो रादर देन एग्रीगेटेड टोटल के हमारे पास फ़िल्टर होके वैल्यूज़ दिख रही हैं। तो यही बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारा रो कॉन्टेक्स्ट, जिसमें सबसे पहले जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट किसी कैलकुलेटेड कॉलम के लिए होता है रो कॉन्टेक्स्ट, उससे ट्रांसफॉर्म हो गया या ट्रांज़िशन परफ़ॉर्म हो गया यूजिंग दिस कैलकुलेट फंक्शन टू आवर फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ये तो होता है कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन और रो कॉन्टेक्स्ट और फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट। अब हम मेजर्स में भी देखेंगे कि किस तरीके से ये जो हमारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ये काम करते हैं। तो दोस्तों अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ मेजर्स बनाने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या कॉन्टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट कैरी करते हैं मेजर्स। जैसे मैंने बताया था कैलकुलेटेड कॉलम्स जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट रो कॉन्टेक्स्ट कैरी करते हैं। रो बाय रो इवैल्यूएशन होती है वैल्यूज़ की। अब फिर जो बेसिकली हमारे मेजर्स होते हैं, वो क्या कॉन्टेक्स्ट कैरी करते हैं, ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं सेल्स डेटा जो हमारी फैक्ट टेबल थी, उसके अंदर एक बेसिक सा मेजर बनाने वाला हूँ। जिसके अंदर मैं बेसिकली इस मेजर में अभी मैं इसको मेजर ही रहने देता हूँ और इसके अंदर बेसिकली या फिर मैं इसको सम कर लेता हूँ। सम ऑफ सेल्स अमाउंट, और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेजर रहेगा हमारा, और इसके अंदर भी मैं सिंपली जो सेल्स अमाउंट हमारा कॉलम था, उसका सम करने वाला हूँ, उसकी वैल्यूज़ का सम करने वाला हूँ। तो यहाँ सेल्स डेटा टेबल हो जाएगी हमारी, और ये जो हमारा सेल्स अमाउंट कॉलम है, इसको हम परफॉर्म कर लें। अब मैं आपको दिखाने के लिए कि क्या कॉन्टेक्स्ट हमारा ये मेजर्स कैरी करते हैं, मैं एक सिंपल आपको यहाँ मैट्रिक्स लेने वाला हूँ। ये मैं मैट्रिक्स विज़ुअल को बेसिकली पुल कर लूँगा यहाँ पे। ये हमारा मैट्रिक्स विज़ुअल आ गया है। अब मैं इस मैट्रिक्स विज़ुअल में क्या करूँगा, जो भी हमारा जो अभी मैंने मेजर बनाया है, इसको पुल कर लूँगा। येस, इट इज़ अ मेजर, और इसको लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे अ, कस्टमर आईडी ले लेता हूँ अभी के लिए। ओके, तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, जब हमारी बात हो रही थी कैलकुलेटेड कॉलम की, तो उसके अंदर सारी वैल्यू सेम आ रही थी। लेकिन जब बात होती है मेजर की, तो मेजर के अंदर जो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है, बेसिकली जो फ़िल्ट्रेशन होती है, वो ऑटोमैटिकली हो जाती है। हमें कुछ भी कैलकुलेट फ़ंक्शन का या कुछ भी ऐसे फ़ंक्शन का यूज़ नहीं करना होता। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, मैंने सेम यही फ़ंक्शन सम ऑफ पर्टिकुलर सेल्स अमाउंट कॉलम मैंने जब कैलकुलेटेड टेबल के साथ लिया, सॉरी कैलकुलेटेड कॉलम के साथ लिया, तब वहाँ पे मेरे को केवल सेम वैल्यूज़ ही रिपीट होती गई, क्योंकि वहाँ पे केवल रो कॉन्टेक्स्ट काम कर रहा था।
लेकिन जब ये सेम कैलकुलेशन मैंने मेजर के साथ परफ़ॉर्म की, तो मेरे पास फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ऑटोमैटिकली आ गया। आप देख पा रहे हैं इंडिविजुअल कस्टमर के साथ मेरी ये सारी वैल्यूज़ फ़िल्टर होके आ रही हैं। कोई भी वैल्यूज़ सेम नहीं हो रही है। जब कैलकुलेटेड कॉलम था तो 3, 4, 5, 11 ये सारी वैल्यूज़ बार-बार रिपीट हो रही थी। लेकिन अब ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे मेजर हमारा इन्हेरेंटली अपने अंदर ही फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को लेके चलता है। इस वजह से ये सारी वैल्यूज़ फ़िल्टर होके ही आई हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए अगर मैं एक और मेजर बनाता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ सम ऑफ बेसिकली अ, सम ऑफ सेल्स अमाउंट एंड हियर मैं क्या करता हूँ इस मेजर के अंदर भी कैलकुलेट फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने कैलकुलेट कॉलम के साथ यूज़ किया था अ, यहाँ पे भी मैं अगर यूज़ कर लेता हूँ सिंपल अपना सबसे कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करूँगा, सम लगाऊँगा, सम के बाद मेरा जो सेल्स डेटा टेबल है उसका सेल्स अमाउंट कॉलम ले लेता हूँ और इस तरीके से इसको पैक कर देता हूँ। तो अगर मैं देखूँगा और इस कॉलम को भी अगर मैं पुल करके लेके सॉरी इस मेजर को भी अगर मैं पुल करके लेके आता हूँ, इस मेजर में भी कोई फ़र्क नहीं आया। इसका कहने का मतलब है कि जो कैलकुलेट फंक्शन था, इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है मेजर के साथ। ये कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ नहीं है कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन में। जैसे हमारे कैलकुलेट कॉलम था, उसके अंदर हमारे को अगर कॉन्टेक्स्ट को ट्रांज़िशन करना है, तो कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है मेजर की, तो मेजर के अंदर कोई यूज़ नहीं है। मेजर के अंदर कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन के लिए कोई यूज़ नहीं होगा कैलकुलेट का। ऑटोमैटिकली ही जो हमारा मेजर होगा, वो हमारा फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आता है। इसके अंदर हमारे को कैलकुलेट यूज़ नहीं करना होता फंक्शन कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन के लिए। तो ये एक डिफरेंस मेजर डिफरेंस होता है कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर के अंदर कि कैलकुलेटेड कॉलम में हमारे को कॉन्टेक्स्ट को ट्रांजिशन करना पड़ेगा। अगर हमें फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट पे लाना है तो हमें कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और मेजर्स के अंदर ऑटोमैटिकली ही फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है इसलिए हमें कैलकुलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम कैलकुलेट यूज़ भी करेंगे तो भी हमारे पास सेम ही रिज़ल्ट आने वाला है जैसे अभी आपने यहाँ पे डेमो में देखा। तो फ्रेंड ये तो सारा कॉन्सेप्ट हुआ कैलकुलेटेड कॉलम का, मेजर्स का, कॉन्टेक्स्ट्स का, रो कॉन्टेक्स्ट क्या होती है, फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होती है, कैसे कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन परफ़ॉर्म करना पड़ा हमारे को कैलकुलेटेड कॉलम में, किस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मेजर फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट कैरी करता है, ये सारा हमने समझा थ्रू डेमो। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए हों